ये नहीं कि किसी चीज को हमने समझाया नहीं, एक बार दो बार। अब कल पूरे 2 घंटे की क्लास थी, हमने पूरे यूनिट को हमने कवर कर दिया, लेकिन किसी को कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। और मैंने कल कहा था कि कॉपी हम चेक करेंगे एक एक करके। हैंड रेस करो अपना, किसके किसके नोट्स कंप्लीट है यूनिट 3 के। हैंड रेस करिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13। और बाकी लोगों के नहीं है क्या? अभी 33 स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट है। सर लक्ष्य त्यागी। सर थोड़े से कंप्लीट है, थोड़े से मतलब अभी इनकम्प्लीट है। क्यों कंप्लीट नहीं है? यही तो हम रीजन जानना चाहते हैं आप लोगों से। 15 दिन अभी हम खाली बैठे घर पे, का क्लासेस नहीं चली, घर पे थे आप लोग, नोट्स आपको पहले ही भेज दिया गया सब कुछ। तब क्या चीज का एक्सक्यूज? मयंक कुमार, लक्ष्य त्यागी, कुलदीप, नोट्स का क्या है बताओ? चलो एक एक सर करके मेरे को, एक एक करके को अपना वीडियो ऑन करो, मेरे को अपने नोट्स दिखाते जाओ। चलो, मैं नाम लेते जा रहा हूँ, अपना वीडियो ऑन करना। चलिए, अर्पित पांडे, वीडियो ऑन करो अपना, नोट्स दिखाओ। यस सर। कैमरा फोकस करो ठीक से, दिखाओ, पेज पलटो, पेज टर्न करते जाओ, क्लियर दिखाओ, क्या क्या लिखा है पता ही नहीं चल रहा है। फोकस करो कैमरा का, मोबाइल का। ठीक है, आगे बढ़ो। सर अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है बेटा, आगे करो, आगे करिए, आगे करते जाइए, देख रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है, बंद कर लीजिए वीडियो अपना। चलो, पिंकी शर्मा, वीडियो ऑन करो, अपना नोट्स शो करो, स्टार्टिंग से करिएगा, यूनिट 3। फोकस करिए, दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर आ रहा है। दूर करिए, दूर एकदम, फोकस नहीं करिए, जूम नहीं करना है आपको, मेरे को दूर से दिखना चाहिए पेज पे क्या लिखा है। हाँ आगे बढ़िए, टर्न करते जाइए, टर्न। हाँ पेज टर्न करिए आप। और आगे करते जाइए। ठीक है, चलिए, शुभम, शुभम, यस सर। नोट्स दिखाओ। दूर से दिखाओ, क्लियर कर, जूम वो नहीं आ रहा, फोकस नहीं आ रहा। हम्म आगे बढ़िए, पेज पलटते जाइए, साफ नहीं दिखाई दे रहा है। हम्म और आगे करिए, टाइम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दिखाइए कहाँ है। ठीक है, बंद करो। शिवानी, बंद कर लीजिए वीडियो। शिवानी, क्लियर करिए बेटा, साफ नहीं दिखाई दे रहा अभी मेरे को। सब ठीक है? नहीं दिखाई दे रहा बेटा, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। एक मिनट से मैं अपना कैमरा
सब ठीक है। बेटा स्टेबल रखोगी जब भी तो दिखाई देगा। आप थोड़ा हिला रही हैं तो कहाँ से दिखाई देगा वो। आप कॉपी को रखिए एक जगह और स्टेबल रखिए अपने मोबाइल को, कैमरे को, तब वो ठीक दिखाई देगा। दिखाई नहीं दे रहा है अब अभी भी नहीं दिखाई दे रहा। चलिए बंद कर दीजिए, नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। दिव्यांशु दिखाइए। याद रखना ये अटेंडेंस जो दिखाई कम दे रहा है ना, आज शाम को घर पे फोन पहुंचेगा सभी के। साफ करो बेटा, साफ दिखाई नहीं देता नोट। पता नहीं कैसे आप लोग जूम करते हो। चलिए ठीक है, बंद कर लीजिए। आज एक्चुअल में हम लोग जो देखने वाले हैं वो आपका लास्ट जो बचा हुआ कंटेंट है। स्लाइड दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। हमारा हमारा जो लास्ट कंटेंट बचा हुआ है वो केवल 2-2 नंबर के क्वेश्चंस का है। और वो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं आपके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, स्टीफन लॉ क्या है, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, क्लासिकल थ्योरी क्या है, प्लांक थ्योरी क्या है, और कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो ये सारी चीज आपकी फंडामेंटल, बिल्कुल कहीं इसमें कुछ बताना नहीं है। और सबको पता है कि यदि मैं आपसे कहूं कि ब्लैक बॉडी क्या है, तो ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ इंसिडेंट अपॉन इट। अपने ऊपर यदि कोई सारी चीज यदि स्ट्राइक हो रही हुई लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, दैट इज ब्लैक बॉडी। इट इज नाइदर रिफ्लेक्टेड नॉट ट्रांसमिटेड any of the incident radiation and therefore that it appear to be black। तो ब्लैक क्यों दिखाई देता है? ना वो रिफ्लेक्ट करता है ना ट्रांसमिट कर रहा है, वो अपने एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा भी था ये सारी चीजें कि ब्लैक बॉडी जो है जो सारी चीज एब्जॉर्ब कर ले। तो ब्लैक जो है एज ए गुड एब्जॉर्बर भी होता है और एज ए गुड रिफ्लेक्टर भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। गर्मियों में इसलिए कहा जाता है कि हम ब्लैक कलर का नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है हीट को। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, एन आइडल ब्लैक बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट स्ट्राइक इट so that all incident radiation is completely absorbed. This is a simple definition of black body। तो आपके सिलेबस में है क्या चीज? आपके सिलेबस में पूछा जाएगा व्हाट इज ब्लैक बॉडी एंड डिस्क्राइब देयर स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। पूछेगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यानी कि कोई मैं ब्लैक बॉडी को गर्म करूं तो उससे निकलने वाली जो रेडिएशन है ऑल पॉसिबल वेवलेंथ वो क्या होगा, उसको आपको बताना होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो वो सारी चीज क्या कहते हैं आपको देखनी है। तो यहाँ पे हमें अभी एक डायग्राम दिखाएंगे आपको। तो कॉन्सेप्ट ब्लैक बॉडी से रिलेटेड हमें अभी दिखाने वाले हैं आपको। यहाँ दिखाया दिया है ब्लैक बॉडी अप्रोक्सीमेशन। अ गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ ब्लैक बॉडी इज a small hole leading to the inside of hollow object। आपको दिखाई दे रहा है कि यहां से कोई लाइट इस पे स्ट्राइक कर रही, देख रहे हैं आप। ठीक है, अब ये क्या है, एक कैविटी बनी हुई है, ये पूरी ये वाली हिस्सा एक कैविटी है। इस पे यदि लाइट मैं स्ट्राइक करूं तो लाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये इधर से गई लाइट, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, अंदर चली गई, फिर स्ट्राइक हुई, अंदर जा रही है, ये बाहर नहीं जा रही है। द होल एक्ट एज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो इसको बोलते हैं कैविटी।
The nature of the radiation leaving the cavity through the hole depend only on the temperature of the cavity. जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे तो उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ट्रांसमिशन है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो आप लोगों ने 12th क्लास में एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, याद करो जरा, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था? T⁴। तो ये कौन सा रूल होता था, याद है? कुछ याद आ रहा है? स्टीफन लॉ। अकॉर्डिंग टू द स्टीफन लॉ द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ये जो एनर्जी है रेडिएंट एनर्जी बाय ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी है, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टीफन लॉ। तो इस स्टीफन लॉ को ही हमको हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो आपको बताना है कि व्हेन ब्लैक बॉडी इज हीटेड इट्स इमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। द स्टीफन गिव्स द लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ के लिए क्या किया स्टीफन ने? एक एक्सपेरिमेंट किया कि मान लो 900 केल्विन पे कितना होगा, 1000 केल्विन पे जो रेडिएशन निकलेगी उस पे क्या होगा। तो उसने एक ग्राफ प्लॉट किया, अभी हम ग्राफ भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा है द इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, द इंटेंसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे ये पॉइंट आपको लिखना है, याद रखना, ये आपको बताना होगा और ये ग्राफ आपको एग्जाम में बना के दिखाना है। तो ये लास्ट ईयर यानी कि 2018-19 में पूछा गया था व्हाट इज ब्लैक बॉडी एंड डिस्क्राइब देयर स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ये बताना है द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग टेम्परेचर है। 2000 केल्विन पे कितना था, फिर आपको दिखाई दे रहा है 3000 केल्विन पे कितना था, फिर आपको दिखाई दे रहा है 4000 केल्विन पे कितना था। तो अलग अलग टेम्परेचर पे आपको दिखाई दे रहा है इनकी रेडिएशन की ये पीक है। सबसे ज्यादा पीक आपको दिखाई दे रही है यहाँ, फिर ये इसकी पीक दिखाई दे रही है। तो ये अलग अलग वेवलेंथ है, इधर इंटेंसिटी है। द पीक वेवलेंथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे द वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, द पीक वेवलेंथ डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ पीक डिक्रीज कर रहा है। तो ये एक क्या कहते हैं, आप लोगों ने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि यदि मैं किसी आयरन को गर्म करूं तो कौन कौन से कलर उसमें चेंज होते हैं, बताओ जरा। कौन सा कलर पहले आता है? रेड आता है, ऑरेंज आता है। रेड आता है, ऑरेंज आता है, फिर कौन सा कलर होता है? जब तक जो आयरन पिघल के लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाता उससे पहले बहुत सारे कलर वो चेंज करता है विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ले जाते हैं, तब उसके बाद वो धीरे धीरे लिक्विड फेज की तरफ आगे बढ़ता है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन फॉर डिफरेंट वेवलेंथ एंड द वेरियस टेम्परेचर वाज डिटरमाइंड बाय द ल्यूमर। एक साइंटिस्ट थे ल्यूमर एंड प्रिंसेस, तो उन्होंने ये ग्राफ प्लॉट किया। एक नाम था ल्यूमर, ये साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या है, एक इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच एक ग्राफ प्लॉट करके एक रिजल्टेंट दिया। द इमिशन फ्रॉम एनी टेम्परेचर कंसिस्ट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ द ऑल द गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्म। देखो जितने भी टेम्परेचर होगा उसमें एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं दिखाई दे रहा आपको, अप एंड बिग दिखाई दे रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड एज टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज इंटेंसिटी। तो ये सारी चीज आपको लिख के बतानी है कि द वेवलेंथ corresponding to the maximum energy represented by the peak of the curve। ये peak of the curve दिखाई दे रहा है, यानी जो ये है लैम्डा, ये लैम्डा मैक्सिमम किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा उसका वेवलेंथ का वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस वाले को हम बोल देते हैं वीन्स लॉ। यानी इसी ये जो जितनी भी चीज ग्राफ प्लॉट करके हम आपको डिस्कस कर रहे हैं इसमें 2-3 अलग अलग क्या कहते हैं लॉ हैं, उस लॉ को ही हमारे सिलेबस में रख दिया गया है, तो उसका नाम दे दिया वीन्स लॉ। तो वीन्स लॉ क्या बोलता है? द मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जो वीन थे साइंटिस्ट उन्होंने कहा द मैक्सिमम एनर्जी, जो मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट है वो शिफ्ट करेगा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ।
ठीक है, टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ साइड व्हेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। तो ये फॉर्मूला बन गया लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, या उसको हम कांस्टेंट के रूप में लिख देते हैं लैम्डा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट बी। तो 2-3 हमारे सिलेबस में पार्ट है, उसी को ही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये सब 2 नंबर में आएंगे, ये ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो या दूसरा हो, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि हम ये 12th क्लास तक पढ़ते थे कि कौन सा हमारे पास अलग अलग स्पेक्ट्रम रेंज होते हैं, रेडियो, इंफ्रारेड रीजन, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रीजन, एक्सरे, गामा, ये सारी चीज। अब इसके तहत कौन कौन सी चीज आती है देखते जा रहे हैं आप। नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये सारी चीज ह्यूमन बींग्स के लेके लेके पिन होल टाइप बैक्टीरिया से लेके वायरस जो आते हैं उन पे है, एटम है। तो ये सारी चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी तरह से हम अलग अलग चीज को। तो ये एक फॉरेन नॉलेज हमने इसको डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए। हमारे सिलेबस में केवल जो डिस्कस का पार्ट है ये है वो एक्सपेरिमेंट, ल्यूमर एंड प्रिंसेस एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू अभी हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था वो था। तो ये दिया है देखिए, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ हाँ बोलिए, पूछे। सर जो आपने लिखा था टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, सर वो वेव इनवर्स होना चाहिए था ना? हाँ सॉरी, हाँ इनवर्स लैम्डा लैम्डा इंटू टी होगा, सॉरी हाँ लैम्डा इंटू टी, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा ये। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर वेवलेंथ है, ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू द वीन्स लॉ द एनर्जी पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। ये कब होगा? व्हेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। सो सर, तो कितना हो जाएगा? लैम्डा एम टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको बतानी होगी। तो लैम्डा एम इज द क्या है? वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी के साथ। तो न्यूमेरिकल इसी के लिए आएगा आपका। यहाँ जो लिख रहा है ना, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर the distribution energy is not uniform among the various wavelength of the radiation emitted by the black body। ये पहला यानी कि आपका रिजल्ट है जिसको आपको बताना है कि किसी भी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं है। आपको ये इस ग्राफ प्लॉट से आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। लिखा है फॉर ईच टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे लिख रहा है देयर इज ए वेवलेंथ लैम्डा एम एट विच एनर्जी रेडिएटेड इज मैक्सिमम। अपने अपने टेम्परेचर का मैक्सिमम पीक दिखाई दे रहा है, ये इसका मैक्सिमम पीक है, ये इसका मैक्सिमम पीक है, ये इसका मैक्सिमम पीक है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर increases but the corresponding lambda m is decreases। तो ये आपको जो जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एलोबरेट करके आपको इस ग्राफ प्लॉट के साथ डिस्ट्रीब्यूशन समझाना है। दैट इज कॉल्ड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट ईयर आया था। फिर जो हमारे जो सिलेबस में है, जो प्रैक्टिकल कराते हैं हम लोग, वो है स्टीफन लॉ। तो द एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी रेडिएटर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो भी हमने डिस्कस किया था, E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। ये तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? ये कितनी होती है, कोई बता सकता है? सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? 5.67 10 टू द पावर -8 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर पर केल्विन। ये इस टाइप से आपको ये छोटे छोटे डेफिनेशन आपको बताने हैं। तो स्टीफन लॉ डिड्यूस द 1879 में बताया था, क्लासिकल फिजिक्स के लिए बताया था, और उसके दोनों के बीच का। तो ये छोटे छोटे आपसे पूछे जाएंगे। सिग्मा टी टू द पावर 4 स्टीफन कांस्टेंट कितना होता है, फार्मूला। फिर विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, डिफरेंट टेम्परेचर, पीक एट वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जो भी आपने बताया मुझे वही बता रहे हैं ये। तो ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, ये भी 2 नंबर में आएगा। ये लैम्डा टी इज इक्वल टू सी, तो सी का यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी गई है 2.89 10 टू द पावर -3 मीटर पर केल्विन। तो ये आपको ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, यानी लैम्डा मैक्सिमम टी इज इक्वल टू सी, ये कांस्टेंट है। तो ये जितने भी हम ये आपको बताया जा रहा है आपको, ये सब न्यूमेरिकल के लिए है, ये ध्यान रखना। ये न्यूमेरिकल का पॉइंट है, ये न्यूमेरिकल का पॉइंट है। तो केवल आपको 2-2 लाइन के आपको याद करना है। फिर आपको जैसे
रेले जीन्स लॉ है, ये भी रेले जीन्स लॉ आपके सिलेबस में है कि लिखा ना, एट लॉन्गर वेवलेंथ द लॉ मैच एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फेयरली वेल, एट शॉर्टर वेवलेंथ द लॉ इज डिसएग्रीमेंट। तो इसको आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, रेले जीन्स लॉ। तो सिलेबस में हमारे केवल 3 चीज है, एक है स्टीफन्स लॉ, एक है वीन्स लॉ, एक है रेले जीन्स लॉ, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी केवल आपको ये 3 चीज आपको याद रखनी है। यहाँ लिखा है इसलिए क्लासिकल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द शार्प डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड एट द शॉर्टर वेवलेंथ, उसकी लिमिटेशन थी। तो इसीलिए हमारे सिलेबस का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो क्वांटम हम इसलिए बोलते हैं, इंजीनियरिंग में हम सारी चीज क्या है, हर चीज को बोलते हैं कि हर चीज क्वांटाइज फॉर्म में होता है, क्वांटाइज नेचर ऑफ एनर्जी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन स्पेक्ट्रम of black body radiation was explained by the Max Planck, साइंटिस्ट थे। उन्होंने मैक्स क्वांटम थ्योरी जिसको दिया, उन्होंने एज्यूम किया कि he assumed that the atom of the wall of the black body, point to be noted here, the he assumed that the atom जो थे जितने भी atom of the wall of the black body behave as a oscillator and each has a frequency of oscillation द एजेंशन अबाउट द एटॉमिक, तो कितनी वो ऑसिलेट करता था, कितनी एनर्जी रेडिएट करता था, तो आपको सबको पता, तो इतनी एनर्जी रेडिएट करता था। एन ऑसिलेटर कैन नॉट हैव कंटिन्यूअस, हमने बताया था कि कोई भी एनर्जी यदि एब्जॉर्ब हो रही है या इमिट हो रही है, दैट इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर्म, दैट इज इन द डिस्क्रीट एनर्जी फॉर्म, दैट इज कॉल्ड क्वांटा। ये क्वांटा था, या उसको हम बोलते थे फोटोन। तो वो फोटोन की एनर्जी कितनी थी, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो इतनी एनर्जी के साथ वो एनर्जी रेडिएट होती है, तो इसको हमने नाम दे दिया E इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो H इज द प्लैंक कांस्टेंट था जहां पे। तो हम यही इसी को बताएं कि द रेडिएशन सो दैट कि एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज फॉर्म में होता है। तो ऑसिलेटर कैन इमिट एब्जॉर्ब द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी बट नॉट कंटिन्यूअसली। तो इसी को हम बोलते हैं मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो ये भी आपको 2 नंबर में आएगा, ज्यादा नंबर में ये भी नहीं आएगा। तो यही मेन चीज थी, यहां तक आपका सिलेबस का पार्ट है, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। द प्लैंक ऑब्जर्व द रेले जीन्स, वीन्स लॉ एंड डेवलप्ड थ्योरी द रेडिएंट एनर्जीज इमिटेड आर एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी नोन एज अ क्वांटा, दैट इज कॉल्ड E इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये हमको हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो यहीं तक हमारे सिलेबस में हमारे हैं, बाकी हमारे सिलेबस में ये सारी चीज नहीं है। बोहर एटॉमिक मॉडल हमने पहले डिस्कस कर लिया था, तो ये सब हमारे सिलेबस का, ये कॉम्पटन इफेक्ट हमने, तो ये हमारे सिलेबस के 2-2 नंबर वाले पार्ट थे जिसको मैंने अभी बताया आपको। तो ये हमारा सिलेबस का लास्ट पार्ट था, यानी कहने का मतलब यहीं तक हमारा सिलेबस है यूनिट 3 में। तो मैं एक बार यूनिट 3 का जो सिलेबस है मैं एक बार रीड आउट कर रहा हूँ, आप लोग हाँ बेटा सर पूछिए। यूनिट 3 की PDF सेंड कर दीजिएगा सर एक बार दोबारा ग्रुप पे सर। हाँ ग्रुप में मैं एक बार बता देता हूँ। हमारे यूनिट 3 में है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्टीफन्स लॉ, वीन्स लॉ, रेले जीन्स लॉ, ठीक है, और प्लैंक लॉ, ये जो अभी जो भी मैंने बताया। और ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। सब एक यदि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो केवल ये वाला आएगा जो मैंने अभी बताया आपको, ये वाला बस, ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझाना है, ठीक है। तो ये वाली चीज को बस समझाने के लिए पूछा, जैसे कि लास्ट ईयर पूछा था व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड डिस्क्राइब देयर ब्लैक रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको समझाने के लिए पूछा था 5 नंबर में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी 2-2 नंबर में सब आएंगे, वीन्स लॉ क्या है, रेले जीन्स लॉ क्या है, स्टीफन लॉ क्या है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे। वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं डायरेक्ट वाले, तो वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। अब मैंने बता रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, स्टीफन्स लॉ हो गया, वीन्स लॉ हो गया, रेले जीन्स लॉ हो गया, प्लैंक लॉ, ये हो गया हमारे 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चंस। अब इसके बाद जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैटर वेव पढ़ चुके, टाइम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पढ़ चुके हम, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने पढ़ लिया, 1 डायमेंशनल
पार्टिकल इन बॉक्स पढ़ चुके, कॉम्पटन इफेक्ट, यही हमारा सिलेबस है आइसोलेटेड न्यूमेरिकल। तो ओवरऑल जिस्ट ये है कि ये सिलेबस पूरा कंप्लीट है ओवरऑल। कल हमने रिवाइज भी करा दिया था आप लोग को सारा चीज। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हमको ये और समझना है, तो मैं उसको फिर से एक बार समझाऊंगा आपको। सर एक बार कॉम्पटन इफेक्ट और मोर इंटरप्रिटेशन बता देना। कॉम्पटन इफेक्ट, चलिए ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट को एक बार हम और डिस्कस कर लेते हैं आप लोग के साथ। अभी टाइम देखते हैं कितना हमारे पास बचा है, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट को समझाने के लिए कम से कम मेरे को 15 से 20 मिनट चाहिए। तो अब इस समय मेरे पास केवल बचा है 7 से 10 मिनट बचा है। 7 से 10 मिनट में पॉसिबल नहीं है कि मैं कॉम्पटन इफेक्ट को पूरा समझा पाऊँ। तो हम ऐसा करते हैं, इसको कल के लिए छोड़ते हैं। कल हम केवल आपको कॉम्पटन इफेक्ट ही समझाएंगे और कुछ नहीं समझाएंगे फिर, क्योंकि वो पूरा 45 सर एक मिनट दो का। टॉपिक और भी है। और कहाँ टॉपिक, और कोई टॉपिक? हाँ बताओ। और सर वॉर इंटरप्रिटेशन। यस सर। क्या चीज का बेटा? सर बोलो। वॉर इंटरप्रिटेशन। बोहर इंटरप्रिटेशन, बोहर इंटरप्रिटेशन यही तो था कि हमने उस दिन समझाया था ना, ये बोहर इंटरप्रिटेशन है, लो यही समझ लो कि बोहर इंटरप्रिटेशन में बताया था। हाँ यही वाला बोहर इंटरप्रिटेशन में हमने बताया था कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को बोहर ने कैसे अपने मॉडल के साथ किया। तो हमने ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल क्या था, इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व करता है ऑर्बिट के चारों तरफ, करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो कैसे रिवॉल्व करता है? ओनली दोज ऑर्बिट आर पॉसिबल फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम of the electron is equal to the integral multiple of h upon 2 pi हो। यानी कि MVR किसके बराबर होना चाहिए? n h upon 2 pi के बराबर होना चाहिए। तो ये बोहर का मॉडल था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको कंपेयर करना है मेरे को डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के साथ। तो आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या था, इलेक्ट्रॉन जो है वेरियस ऑर्बिट में कैसे घूमता है, वेव के रूप में घूमता है। अभी हमने बताया था ना कि हम वेव थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं। तो वेव थ्योरी में क्या होता है, स्टेशनरी ऑर्बिट और विच ऑर्बिटल सर्कमफ्रेंसेस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसके बराबर होता है, वेवलेंथ के बराबर होता है। यानी कि जो उसका जो यहां हम बोल रहे हैं पूरा MVR, और हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे उसका सर्कमफ्रेंसेस यानी 2πr। यहाँ किसके इक्विवेलेंट था, वो जो ऑर्बिट जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के, और यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल अपॉन वेवलेंथ के बराबर होता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में। तो इन दोनों को, इस इक्वेशन को जो हमने पहला इक्वेशन लिया MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये हो गया आपका बोहर का मॉडल, ये हो गया इक्वेशन 1। और आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलता है कि जो सर्कमफ्रेंसेस है उसके चारों ओर यदि कोई वेव घूम रहा है तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर होगा। तो h इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं, NH अपॉन P होता है ये, ठीक है। और P बराबर क्या होता है, MV होता है। तो 2πr NH अपॉन MV। तो MV को इधर ले जाओ, 2 पाई को इधर ले आओ, तो जाएगा MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इसका मतलब ये वाला कोस, ये वाला और ये वाला दोनों इक्विवेलेंट हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि विच इज बोहर क्वांटाइज कंडीशन इज सेटिस्फाइड विथ बोहर हाइपोथेसिस। इसी को बोलते हैं बोहर इंटरप्रिटेशन। तो आपको दोनों को समझाना है कि बोहर ने क्या बोला और हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या बताता है। तो दोनों को ही आपको इसको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन पूछिए, चलिए। रही बात आपकी कॉम्पटन इफेक्ट की, कॉम्पटन इफेक्ट को पूरा हम क्योंकि वो पूरा 45 मिनट में ही कंप्लीट होगा, तो हम उसको कल देख लेंगे, क्योंकि वो स्टार्ट इतने जल्दी तो खत्म होने की नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा डेरिवेशन है पूरा, वो हम ओरली तो समझाएंगे नहीं उसे हम आपको। तो ये मान के चलिए कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेंगे उससे रिलेटेड, और आपका खासकर कॉम्पटन इफेक्ट का। तो ये आपका सिलेबस का पार्ट है। तो आज हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड आपको पूरा सॉफ्ट कॉपी में आपको भेज दूंगा। वैसे अच्छा ये बताइए, मैंने इसका क्या कहते हैं हैंड रिटन नोट्स भेज रखा है कि नहीं आप लोग को?
यस सर सर। यूनिट 3 के सर थोड़े से ब्लर है सर। हाँ बेटा, सर है लेकिन उसमें लॉ वगैरह नहीं है। ये लॉ वगैरह नहीं है, वो भेज दूंगा, उसको कोई बड़ा इशू नहीं है, वो तो भेज दिया जाएगा। और बताओ, बाकी चीज तो भेज रखा है ना मैंने, सारी चीजें। सर कुछ कुछ फोटोज ब्लर हो रखी थी। ब्लर है सर कुछ फोटो सर। यूनिट 3 एक बार दोबारा भेज दीजिएगा पीडीएफ सर। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, हैंड रिटन वाला नोट्स मैंने भेज रखा है या नहीं भेज रखा आप लोगों को? भेजा है सर भेज रखा है पर वो थोड़ी भेजा है सर। थोड़ी थोड़ी। चलिए ठीक है, मैं एक सॉफ्ट कॉपी भी भेज दूंगा आप लोग को आज, और एक बार फिर से मैं आपको क्या कहते हैं, इसका हैंड रिटन वाला पार्ट फिर से भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो कुल मिला के ये है कि हमारी तरफ से आज ये सिलेबस खत्म हो चुका है। कल हमने रिवीजन भी करा दिया था आप लोग को, और कल एक रिवीजन का पार्ट और करा देंगे आपका, क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट के साथ। तो इस प्रकार से हमारा ये 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो कल है ट्यूसडे, वेंसडे से हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पार्ट, जो आपका 4th यूनिट होगा। सर एक हम्म चीज पूछनी थी हम्म सर, बोर इंटरप्रिटेशन और बोर क्वांटाइजेशन में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं, बोहर क्वांटाइजेशन रूल होता है, बोहर ने जो रूल बनाया उसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को हमको साथ सेटिस्फाइड करना है, तो वही इंटरप्रिटेशन हो गया। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि दोनों को इंटरप्रेट करना, बोहर ने क्या बताया और क्या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने क्या, दोनों को मैच हो गया, तो ये हम बोल दिए कि हाँ सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे कि हमने बताया था आप लोग को डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट किसको सेटिस्फाइड करता है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को करता है। ऐसे ही बोहर क्वांटाइजेशन का मतलब है कि बोहर का रूल जो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को सेटिस्फाइड करता है, बस यही आपको बताना है। सर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन सेम है सर? फिजिकल वेव फंक्शन हमने बता रखा है आपको पहले भी, कि फिजिकल वेव फंक्शन जो है, आप वो वेव फंक्शन साई का क्या क्या बता रखा था, बताइए 5 पॉइंट कौन कौन से थे? चले बोलिए, याद करिए, वेव फंक्शन साई के सर कौन कौन से? फाइनाइट होता है और हाँ, पॉजिटिव, फाइनाइट, पॉजिटिव होता है सिंगल वैल्यू और फर्स्ट डेरिवेटिव। हाँ, तो बस यही आपको और बताने, कंटिन्यूअस होता है वेव फंक्शन साई, और यही सारी चीज हमने बता रखी, तो उसी को आपको लिखना है उसमें वेव फंक्शन साई के लिए। बस साई प्रोबेबिलिटी बताता है, किसी पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी बताता है, तो 5 पॉइंट आपको वहां लिखना है, वो वेव फंक्शन साई हो गया। और बताइए सर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है सर? नॉर्मलाइज वेव फंक्शन यूनिट होता है, यानी कि इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी मॉड साई का स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। तो ये हमने फॉर्मूला कहाँ इंप्लीमेंट किया था? 1 डायमेंशनल में, याद करो जब वेव फंक्शन साई निकाला था हमने, तो मैं एक मिनट स्लाइड करके दिखा दूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या है, तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ये है, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी मॉड साई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। किसी भी पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होगी? 1 होगी, यूनिट होगी, तो ये इसको बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला रख दिया था ए साइन के एल वाला, याद कर रहे हो? तो इससे हमने निकाल दिया था 0 टू लेके एल, याद आ रहा है? तो कितना आया था? √2/l करके ये फॉर्मूला आया था, यही वेव फंक्शन था आपका, तो ये कहलाता है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। सर हाँ, एक डेरिवेशन बता सर। बताइए सर De Broglie wave travel faster than the velocity of a light। तो ये तो कल ही तो समझाया, वीपी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी, ये कल नहीं समझाया था? आप वीपी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा लिया था, तो दोनों की वैल्यू निकाल ली थी। ई इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू, और लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू आप रख दोगे ई बाई एच, तो यहाँ रख देना इसकी जगह पे, और इसकी जगह ये रख दीजिए, तो वीपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी। वीपी रख लीजिए, ई अपॉन एच ये आ गया, और एच अपॉन पी आ गया, एच से कैंसिल हो गया। ई इज इक्वल टू क्या होता है? एम सी स्क्वायर, और पी इज इक्वल टू क्या होता है? एम सी। तो ये एम भी होता है, तो इसको कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया सी स्क्वायर अपॉन वी, तो ये प्रूफ हो गया। ये ऑलरेडी हमने कल डिस्कस कर लिया था। और बताइए
सर बोर इंटरप्रिटेशन जो है सर, इसमें तो सर इसमें भी तो यही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रेंज ऑफ x to dx। बोहर इंटरप्रिटेशन नहीं बता, बोहर इंटरप्रिटेशन के लिए बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है एज पर द बोहर मॉडल, और हम जो बोल रहे हैं कि जो वेव थ्योरी है, क्या दोनों मैच कर रहे हैं क्या, ये दोनों एज पर द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, एज पर द बोहर। तो बोहर का इंटरप्रिटेशन क्या बोल रहा है और हम पढ़ रहे हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, क्या दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि विच एक्सपेरिमेंट इज वेरीफाइड द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो आप कौन सा एक्सपेरिमेंट बताएंगे यदि एग्जाम में आ गया? कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को वेरीफाइड करता है? तो हमने कौन सा पढ़ा है आपको? Davison German. बस ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द बोहर क्वांटाइजेशन रूल, तो आपको बोहर क्वांटाइजेशन रूल को डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से मैच कराना है, बस यही आपको बताना है। जैसे अभी जो मैंने बताया था MVR को NH/2 के साथ बताना है, और उसको आपको बताना है कि 2πr सर्कमफ्रेंसेस इसका किसके बराबर होता है, n लैम्डा के बराबर होता है। दोनों को कंपेयर कर देना है आपको बस। तो दोनों कंपेयर करते हैं, शायद सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये बताना है आपको। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? चलिए, तो आज यहीं तक हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। कल आप मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा, कल एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। आज मैं सिलेबस का पूरा नोट भेज दूंगा। कल हमारा क्लास यानी कि क्वेश्चन फायर राउंड होगा। जितना क्वेश्चन आपको पूछना है बियॉन्ड द लिमिट आप पूछिए, विदाउट एनी हेजिटेशन। कल जितने डाउट हैं वो सब हम डाउट क्लियर कर देंगे। तो पहला डाउट है आइंस्टीन कॉम्पटन इफेक्ट का, तो कॉम्पटन इफेक्ट हम पहले समझाएंगे। उसके बाद आपके जितने डाउट हैं कल इस यूनिट से रिलेटेड वो हम कंप्लीट करेंगे। तो कल हमारा लास्ट डे होगा यूनिट 3 के लिए। नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो आप अपना वो भी तैयार कर लीजिए।